तो स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने शुरू किया था लेसन 11 बायोटेक्नोलॉजी का, और जिसमें हमने पढ़ा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लेसन के। पहले बायोटेक्नोलॉजी किस चीज़ को कहते थे, लेकिन अब उसका रूप किस तरह से बदल गया है, और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की, इसके टूल्स क्या क्या हैं, क्या क्या कर चुका है अभी तक इंसान बायोटेक्नोलॉजी से। ये हम सबसे पहले बॉयर एंड कोहन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शुरू की थी, जिसमें किसी डीएनए को एक निश्चित जगह से काटा जाता है और उसे एंजाइम्स की मदद से ही काटा जाता है, और लाइगेज एंजाइम्स की मदद से किसी दूसरे डीएनए में जोड़ दिया जाता है और उससे बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये प्लाज्मिड दिखाया है। प्लाज्मिड एक तरह का सर्कुलर डीएनए होता है जो यूकैरियोटिक सेल्स, मेनली बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम से अलग होता है। इस प्लाज्मिड का ही इस्तेमाल हम करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में ज़्यादातर। इसके लिए हमें पहले एक डिज़ायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को पहचान करनी होती है कि हमें कौन सी चीज़ बनानी है बायोटेक्नोलॉजी से, उसकी जीन कहाँ पे है उसकी पहचान करनी होती है। उसके बाद उस डीएनए को काट के उसे किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना होता है, और फिर डीएनए से बनने वाली जो प्रोजेनीज हैं उनको मेंटेन करके प्रोडक्ट तैयार करना होता है। जैसे ये कह रहे हैं कि ई कोलाई में हमें कई तरह के एंजाइम्स मिले थे 1963 में, एज अर्ली एज 1963 ई कोलाई से कुछ ऐसे एंजाइम मिले जो डीएनए को काट सकते थे या मिथाइल ग्रुप ऐड कर सकते थे। इनका बाद में चल कर के इस्तेमाल हुआ। जो डीएनए को काटने वाले एंजाइम होते हैं उनका नाम हमने रखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और जो बीच में से डीएनए को काटते हैं उन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडियोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं, और जो एक कोने से डीएनए को काटते हैं, यानी कि कोने वाला जो बेस पेयर है उसको रिमूव करते हैं, उन्हें एक्सोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। हमारा जो मेन एम्फेसिस है वो है बीच में से अपनी इच्छा की जगह से डीएनए को काटना, तो हमारे काम के हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स। इसके नाम इस तरीके से रखे जाते हैं कि जिस बैक्टीरिया से हमें या किसी फंगस से, जिस स्पीशीज से हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज मिलता है उसका नाम, जैसे इस्चेरिशिया कोलाई से अगर मिला तो इसका नाम ई को, और रफ स्टेन से मिला तो इसका नाम आर, और सबसे पहला एंजाइम मिला ई कोलाई से तो इसका नाम
1 फर्स्ट, तो ये हो गया ई को आर फर्स्ट। इसमें आर का मतलब स्टेन और फर्स्ट का मतलब न्यूमेरल। सबसे पहले जो होगा वो फर्स्ट होगा, जो सेकंड पे आएगा वो सेकंड होगा। तो ये बात बताइए, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दो तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। जो कोने में से न्यूक्लियोटाइड को निकालते हैं उन्हें एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, और जो बीच में से डीएनए को कट कर देते हैं उन्हें एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। सबसे पहले जो ऐसा एंजाइम प्राप्त हुआ था उसकी रिकॉग्निशन साइट थी एक, कि वो वहीं पे रिकॉग्नाइज करता था कि जहाँ पे जी टी सी जी ए सी ये 6 बेस पेयर एक साथ मिलते थे, 6 बेस एक साथ मिलते थे आगे पीछे लगे हुए, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चलते हुए मिलते थे, तो ये सी के आगे से इसको काट देता था। अब जब ये एक डीएनए के एक स्ट्रैंड को यहाँ से काटेगा तो जाहिर सी बात है डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड पर कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज होगी, तो ये उसको भी जी और सी के बीच में से ही काटेगा। तो एक ऐसा डीएनए हमें मिला जो बीच में से कटा हुआ है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि इसको हम किसी के साथ जोड़ नहीं सकते। इस तरह की कटिंग अगर हो जाए आमने सामने से तो हम इन्हें कहते हैं ब्लंट एंड्स। हमें चाहिए स्टिकी एंड्स जो दूसरे डीएनए में चिपक सकें। ये जो सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ढूंढा गया था इसका नाम हिंड आई फर्स्ट। इसको बहुत से लोग हिंद सेकंड पढ़ते हैं, जो गलत है क्योंकि जो सबसे पहले ढूंढा गया उसका नाम तो फर्स्ट ही होगा। तो इसको कहते हैं हिंद आई फर्स्ट। ये एच फॉर बैक्टीरिया का जीनस है, आई एन डी ये लिया गया है उसके स्पीसीज से, और आई जो है उसका स्ट्रेन है, और फर्स्ट जो है उसका नंबर है। उसके बाद हमें ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिले जो किसी सीरीज में एक कोने पे से काटते हैं। कोई भी रेस्ट्रिक्शन ऐसी रिकॉग्निशन साइट जिसमें 5-6 बेस रिकॉग्नाइज करके एक कोने में से काट दे, तो हमें 2 टुकड़े इस तरह के मिलेंगे जिन पे दूसरा डीएनए आकर के अगर इसी बेस वाला डीएनए आ गया कहीं तो ये चिपक सकता है। इस तरह के एंड्स को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। तो ये जो सीरीज होती हैं जिनको रिकॉग्नाइज करता है कोई भी एंडोन्यूक्लियस, ये हमेशा उल्टी सीधी एक समान वाली सीरीज होती हैं। जैसे मलयालम शब्द है, ऐसे उल्टे सीधे एक समान शब्द को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो कोई भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपनी रिकॉग्निशन साइट से ही किसी डीएनए को काटता है। और जब स्टिकी एंड्स बनते हैं तो ऐसे कटी हुई जीन्स को अगर प्लाज्मिड को भी काट दिया जाए और जीन को भी काट करके उसके अंदर छोड़ दिया जाए तो ये इसके साथ चिपक सकती हैं।
उसके लिए हमें लाइगेज एंजाइम डालना पड़ता है, और जो नया डीएनए बनता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने से पहले जब हमें कटे हुए डीएनए के टुकड़े मिलते हैं तो उनको हम सेपरेशन कैसे करते हैं उनका। डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता है और इसको एक जेल के ऊपर रखते हैं, एग्रोस जेल होती है, और दोनों तरफ एनोड और कैथोड लगा देते हैं, तो ये पॉजिटिव की तरफ को मूव करता है। लेकिन मूवमेंट में क्या होगा कि जो लंबा टुकड़ा होगा, बड़ा टुकड़ा होगा, वो मूवमेंट धीमे करेगा, और जो छोटा टुकड़ा होगा वो मूवमेंट तेज करेगा। तो हमें ये सेपरेट अलग अलग टुकड़े मिल जाते हैं। ये एक फोटोग्राफ दिया है बायोटेक्नोलॉजी लैब का कि इस कांच के बर्तन में एग्रोस जेल बना रहे हैं, उसके बाद उसमें डीएनए के टुकड़े डाले, और उसके बाद उसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड डाल करके उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जाती है। इथिडियम ब्रोमाइड जो है अल्ट्रावायलेट लाइट में चमकने लगता है, तो हमें डीएनए के अलग अलग टुकड़े दिखाई दे जाते हैं। तो हम उसके हिसाब से जो हमें चाहिए होता है उसको अलग उठा लेते हैं। अब या तो हम प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे या किसी वायरस के साथ जोड़ेंगे। इन्हें हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। जैसे बीमारी फैलाने वाले मक्खी मच्छरों को हम वेक्टर कहते हैं, ऐसे ही डीएनए को एक सेल से दूसरी सेल में ले जाने वाले को भी हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। पहले प्लाज्मिड अगर हमने किसी बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट कर दिया तो जितनी बार वो डीएनए बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, हमें उतनी कॉपीज अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मिल जाएंगी। तो क्लोनिंग हो जाएगी उसकी बहुत ज़्यादा, और क्लोनिंग होने के बाद में हम उसको एक जगह रख करके उससे कोई प्रोडक्ट भी तैयार करा सकते हैं। जैसे ये एक प्लाज्मिड है जिसके अंदर किसी दूसरे एनिमल या प्लांट की जीन डाली हुई है हमने, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। क्लोनिंग वेक्टर जो हैं उनके अंदर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। क्या मतलब? जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो सब जगह से शुरू नहीं होता, कुछ साइट होती हैं जहाँ से डीएनए का रिप्लिकेशन शुरू होता है। तो जिस वेक्टर में हमने डीएनए डाला है उसके अंदर रिप्लिकेशन साइट्स जरूर होनी चाहिए, नहीं तो उसका रिप्लिकेशन नहीं होगा तो उसकी क्लोनिंग नहीं हो पाएगी। और उसके बाद उसकी पहचान कैसे करें? जो बहुत सारे बैक्टीरिया बने उनमें कितनों में हमारा डाला हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और कितनों में नहीं है, उनको हम सेलेक्टेबल मार्कर्स के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब ये है कि जिसे हम सेलेक्ट कर सकें। मान लिया हमने अपनी जीन के साथ एक और जीन इसके साथ चिपका दी, जिसकी वजह से ये किसी एंटीबायोटिक से मरेगा नहीं, और उसके बाद जिस मीडियम में इसको रखा है उसमें वो एंटीबायोटिक डाल दी, तो केवल वो ही बैक्टीरिया बचेंगे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जिनके अंदर है।
और अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है तो वो नहीं बचेंगे। इस तरह के जो उपाय हम करते हैं इन्हें हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, वो नहीं बच पाते हैं, और जो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं उनके अंदर, जिनके अंदर बोथ दी जीन्स होती हैं, वो बच जाते हैं, और जिनमें दोनों जीन्स में से एक जीन होती है और दूसरी नहीं होती, वो भी नहीं बच पाते हैं। ये एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम का बैक्टीरिया है, जिसका एक प्लाज्मिड होता है। इस प्लाज्मिड के अंदर कौन कौन सी जीन्स होती हैं और इसका क्या सीक्वेंस होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। इनके लिए हम अगली बार जो वीडियो बनाएंगे उसको यहाँ से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।